हेलो स्टूडेंट्स। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आस्क्ड इन नीट एंड एम्स एग्जामिनेशन। तो हम एक क्रैश कोर्स करेंगे जिसमें हम मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे और साथ में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। आप लोग को जिनने थ्योरी कंप्लीट कर ली है उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, और जिन्होंने थ्योरी भी नहीं कवर की है तो मैं साथ साथ आपको उस कॉन्सेप्ट की थ्योरी भी बताता चलूंगा ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए और बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चलिए, मैंने सबसे पहले लिया है नीट 2017 का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए करिए, आप खुद अटेम्प्ट करिए। चलो, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग ठीक है डुअल नेचर होता है और उसमें वेवलेंथ क्या होता है, डी एच ओवर एम बी। ठीक है, यहाँ पे एम बी क्या होता है, मोमेंटम होता है, और एच क्या होता है हमारे पास, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल एब्सोल्युटली सही है ये वाली स्टेटमेंट। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम बी स्टेटमेंट हम रेगुलरली पढ़ते हैं। ठीक है, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मतलब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है हमारे पास, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली। मतलब हम साइमल्टेनियसली, ठीक है, मोमेंटम और पोजीशन का वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते एक्यूरेटली। तो कुछ बच्चों ने क्या पढ़ा होता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट पढ़ा होगा बच्चों ने। ठीक है, क्या अब ये वाला स्टेटमेंट तो नहीं पढ़ा होगा? जिन्होंने पढ़ा है तो वेल एंड गुड। क्या आपको ये स्टेटमेंट रॉन्ग मार्क करना चाहिए? इस स्टेटमेंट को अभी के लिए मैं छोड़ देता हूँ, इसको मैं छोड़ देता हूँ। क्या ये सही है या गलत, आप लोग को सोचना है। थर्ड स्टेटमेंट बोलिए, क्या बोल रहा है, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी। बिल्कुल पता है सभी को ये हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती हैं ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी एंड सिमेट्री। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखो, एक मैं D4 कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर कर रहा हूँ, ये है मेरे पास D4 कॉन्फ़िगरेशन एक, और एक मैं D5 कॉन्फ़िगरेशन ले रहा हूँ। यहाँ पे ऊपर मैं D5 कॉन्फ़िगरेशन ले रहा हूँ। तो एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, D4 में हम 4 इलेक्ट्रॉन को फिल कर लेते हैं, फिर D5 में हम 5 इलेक्ट्रॉन को फिल कर लेते हैं। यह है हमारे पास D5 सिस्टम। अब एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज करने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज एनर्जी। अब एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, मतलब वो क्या करेगी, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इसमें ये इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, इसके साथ हो सकता है, इसके साथ, मतलब इसके 3 एक्सचेंज पॉसिबल है, इसके 2 एक्सचेंज पॉसिबल है, इसका 1 एक्सचेंज पॉसिबल है, इसका कोई भी एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। तो टोटल एक्सचेंज कितना हो गया, 3 2 5 एंड 1 6। ये इसमें 6 एक्सचेंज हो सकते हैं। इसमें कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4, इसके 4, इसके 3, इसके 2, इसके 1, मतलब 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, डेट इज 10 एक्सचेंज। तो ज्यादा एक्सचेंज किस सिस्टम में हुए, D5 के अंदर हुए, मतलब हाफ फील्ड के अंदर क्या हुए, ज्यादा एक्सचेंज हुए। ठीक, ग्रेटर सिमेट्री तो आपको पता ही है कि उसमें सब ऑर्बिटल्स को एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन 2p ऑर्बिटल। कुछ बच्चों को ये स्टेटमेंट सही लग रहा होगा, क्यों? ठीक है, उन्होंने पढ़ा है n+l रूल। ठीक है, n+l रूल ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिसाइड करने के लिए। तो n+l रूल के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू हो जाएगा 2+0, मतलब 2, 2p का वैल्यू आ जाएगा 2+1 दैट इज 3। तो आपको लग रहा होगा कि 2s का जो एनर्जी है वो 2p से कम है, बट आगे वाला स्टेटमेंट पढ़ो, फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। जो हमारा n+l रूल होता है वो किसके लिए वैलिड होता है, वो मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड होता है। जो हमारा n+l रूल होता है वो मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वो रूल वैलिड नहीं होता। अगर हम हाइड्रोजन लाइक एटम्स की बात करें, उनके लिए 2s का एनर्जी किसके इक्वल होगा, 2p के इक्वल होगा। 3s का एनर्जी किसके इक्वल होगा, 3p की, और वो किसके इक्वल होगा, 3d के। ठीक है ना। तो अब जो हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा बन गया हमारा, डी क्या बन गया, रॉन्ग स्टेटमेंट बन गया। तो क्या सेकंड स्टेटमेंट सही था, या बिल्कुल सही था ये वाला स्टेटमेंट, बिकॉज जो हम इस वाली स्टेटमेंट है, इस वाले एक्सप्रेशन को इसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, पहला भी सही है, थर्ड भी सही है, और फोर्थ क्या था हमारा, गलत था। ठीक है, तो उसने रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछा है, तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, कमेंट सेक्शन में बताना किन किन ने इसका आंसर सेकंड दिया था। ठीक है भाई, इतना आसान नहीं होता। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अगर हम बात करें पहली और तीसरी स्टेटमेंट तो सबको आते होंगे, मुझे 100% श्योर है। सेकंड और फोर्थ में कंफ्यूजन हुआ होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बच्चों ने पढ़ा होता है, L इंटू एल प्लस वन एच ओवर 2 पाई। अब जो h ओवर 2 पाई होता है इसी को हम h कट लिख देते हैं, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट L इंटू एल प्लस वन इंटू एच कट। ठीक है, अब यहाँ पे h कट नहीं आ रखा,
ठीक है, 0h कट, √6h कट, अंडर रूट, ठीक है, ये वाले सभी h कट है साथ में। तो d ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू कितना होता है, सबको पता होगा 2 होता है, 2 × 2 + 1 h कट, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, √6h कट, ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था हमारा। तो ऑप्शन इसका क्या बन जाएगा, सेकंड ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। l क्या होता है बेसिकली हमारे पास, एजीमुथल क्वांटम नंबर। s ऑर्बिटल के लिए l का कितना वैल्यू होता है 0, p के लिए कितना होता है 1, d के लिए कितना होता है 2 एंड f के लिए कितना होता है हमारे पास 3 होता है, किसका वैल्यू, एजीमुथल क्वांटम नंबर का। आई थिंक ये वाले 2 क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे, ये दोनों आप लोगों ने करेक्टली किए होंगे। तो जितने भी सफिशिएंट थ्योरी है मैं आपको साथ में कवर करवा दूंगा, ठीक है। आप पहले चलो इजी क्वेश्चन कर लो, ठीक है, फटाफट सारे इजी क्वेश्चन कर लो, ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग एक और वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लेना इनको, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए एंड बी एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक नंबर कितना है 27 एंड 13, ठीक है, मतलब दोनों का एटॉमिक वेट तो सेम है, ठीक है, तो दोनों का कितना है 57 है, सॉरी, ठीक है 57 है, ठीक है, बी का एटॉमिक नंबर 30 और उसका 57। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन बी, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस जेड, ठीक है, यहाँ पे a क्या होता है मास नंबर होता है और z क्या होता है एटॉमिक नंबर। तो हम मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, दैट इज 57 माइनस 30 दैट इज 27, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सभी का करेक्ट होगा, ठीक है। फाइंड द आइसोन्यूट्रॉनिक, ठीक है, आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीशीज मतलब जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, मतलब इनमें a माइनस जेड का वैल्यू क्या होगा हमारे पास सेम होगा, उनको हम क्या बोलेंगे आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है। इसमें कितने हो जाएंगे, ठीक है, 14 माइनस 6 6, 15 माइनस 7, सॉरी 14 माइनस 6 8, ठीक है, 15 माइनस 7 8, ठीक है, और 17 माइनस 9 8, ठीक है, इसमें 12 माइनस 6 6, 14 माइनस 7 7, ठीक है, ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे 8 7 8, ठीक है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 10, तो ये भी क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होता है, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें कितने होंगे, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के पास 7 होते हैं, माइनस के लिए एक ऐड कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 14 आ जाएगा। OH नेगेटिव में कितना होगा, ठीक है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो इसमें आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। CH3 पॉजिटिव, ठीक है, इसमें क्या आएगा कार्बन के पास 6, हाइड्रोजन से 3 आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो एक माइनस हो जाएगा, तो इसके पास कितने आ जाएंगे 8 आ जाएंगे। एक नाइट्रोजन के पास 7 होते हैं, दो के पास कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे, ठीक है। एक कार्बन के पास 6 होते हैं और ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, तो इनके पास टोटल कितने आ जाएंगे 14 आ जाएंगे, ठीक है। तो कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है जिनमें सेम इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, Cn माइनस N2 एंड CO, मतलब A D एंड E, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सभी ने किया होगा ये तो मुझे पता है, ठीक है। कौन सा करेक्टली मैच है, आइसोटोप्स क्या होता है जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है, तो ये क्यों होगा हमारे पास, ये आइसोटोप्स ना होकर ये क्या है हमारे पास आइसोबार्स ही है, ठीक है। आइसोटोन्स, ठीक है, आइसोटोन्स ही है ये, ठीक है। इसमें देखो कितने 16 है, इसमें भी 16 न्यूट्रॉन्स है, इसमें भी क्या है 16 न्यूट्रॉन्स हैं, तो इनमें सेम न्यूट्रॉन्स हैं, तो ये आइसोटोन्स है, ठीक है। आइसोबार्स क्या होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर क्या होता है डिफरेंट होता है बट मास नंबर क्या होता है सेम होता है, तो यहाँ पे मास नंबर क्या सेम है नहीं है, तो ये आइसोबार्स नहीं हो सकते। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है जिनमें सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। N3 माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन 10, O2 माइनस के पास 10, ठीक। क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, प्लस 3 की वजह से 3 माइनस कर देंगे, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है 21 इलेक्ट्रॉन है, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए नहीं, तो इसका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है, इसका क्या बन जाएगा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम E/M रेशियो, ठीक है, E/M रेशियो को हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है। E/M रेशियो को हम क्या बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं, और ये क्या होता है हमारे पास रेशियो होता है किसका चार्ज टू मास का, चार्ज टू मास का। अब जिसका मास हल्का होगा उसका E/M रेशियो क्या हो जाएगा हाई हो जाएगा। अब सबसे हल्का कौन है इनमें से, ठीक है, H पॉजिटिव सबसे हल्का है, सबसे कम मास है उसका, तो उसका E/M रेशियो क्या हो जाएगा मिनिमम मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों ने कर दिए होंगे, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस करना है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे बोहर्स मॉडल, ठीक है, बोहर्स मॉडल के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ये उससे पहले हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं बोहर मॉडल की, ठीक है। बोहर्स मॉडल, ठीक है, बोहर मॉडल एक, ठीक है, ये वाला टॉपिक है जो बोहर मॉडल, ठीक है, इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ठीक है बाकी चैप्टर नहीं आता आप बोहर मॉडल भी कर लेते हो, फिर तब भी आपका चांस है कि क्वेश्चन आ जाए। सबसे पहले बोहर मॉडल, फिर क्वांटम नंबर्स
और तीसरे नंबर पे आप अदर जो चीजें हैं, जो सारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो सब डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, बोहर मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या क्या फीचर्स होते हैं बोहर मॉडल के? ठीक है, पहला फीचर तो होता है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वैलिड होता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज लाइक हाइड्रोजन के लिए वैलिड होगा, हीलियम प्लस के लिए वैलिड होगा, लिथियम प्लस 2 के लिए वैलिड होगा, बेरिलियम प्लस 3 के लिए क्या होगा, वैलिड होगा। ये सबसे पहला फीचर। ठीक है, ये किसके लिए वैलिड होता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वैलिड होता है। और सेकंड फीचर, इसमें जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज एमवीआर, वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2 मतलब NH/2 के इक्वल होता है। इसमें जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2। ठीक है, यहाँ पे n क्या होता है? कोई इंटीजर वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तीसरा, जब हम इसको सॉल्व करते हैं एक्सप्रेशन को, तो हमारे पास तीन फॉर्मूला आते हैं। एक तो होता है रेडियस का फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है हमारे पास रेडियस का। ठीक है, एक बार फॉर्मूला आता है हमारे पास वेलोसिटी का, और एक फॉर्मूला आता है हमारे पास एनर्जी का। ठीक, जिनको याद है वो अपनी कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दो, जिनको नहीं याद वो याद कर लेना अभी। ठीक है, एक हम पढ़ते हैं रेशियो काइनेटिक एनर्जी इज टू पोटेंशियल एनर्जी इज टू टोटल एनर्जी का, जो हमारे पास रेशियो। ठीक है, रेडियस का फॉर्मूला बताइए किस किस स्टूडेंट को याद है? देखते हैं, अपनी कॉपी में लिखो, फिर मैच करना कि किन किन का सही हुआ रेडियस का फॉर्मूला। तो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास 0.529 n स्क्वायर ओवर z एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 0.529 n स्क्वायर ओवर z एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कुछ बच्चों ने अगर नैनोमीटर में लिखा है तो यहाँ पे उन्होंने एक जीरो और ऐड करके होगा। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या सभी का सही है? यहाँ पे n स्क्वायर ओवर z होता है। ठीक है, याद रखना आर एन स्क्वायर। ठीक है, आर एन स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा? z होता है इसमें। ठीक है, n क्या होता है? कौन सा ऑर्बिटल है, और z क्या होता है? यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है सभी बताओ? क्या यही फॉर्मूला होता है? 2.18 इंटू 10⁸ z ओवर n इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या ये सभी का फॉर्मूला सही है? अगर आपने किलोमीटर या मीटर में लिखा है वो अलग हो सकता है, बट क्या z ओवर n आपका सेम आ रहा है? 2.18 क्या आपका सेम आ रहा है? वो देखो आप। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? -13.6 इंटू जेड स्क्र ओवर एन स्क्र इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्या यह सभी का फॉर्मूला सही आ रहा है? ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या सभी का सही आ रहा है? -13.6 इंटू जेड स्क्र ओवर एन स्क्र एल इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्या सभी को ये वाला फॉर्मूला याद था? बिल्कुल सही बात, सबको याद था। फिर काइनेटिक एनर्जी की जो रेशियो होती है, काइनेटिक एनर्जी इज टू पोटेंशियल एनर्जी इज टू टोटल एनर्जी का रेशियो क्या होता है? 1:-2:-1। ठीक है, क्या ये सभी को याद था? जिनको ये याद था मतलब उनको जो हमारा बोहर मॉडल है वो क्या है? क्लियर है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी ट्रिक्स बता देता हूँ मैं। जैसे अगर हम हाइड्रोजन एटम को डिस्कस करें, हाइड्रोजन एटम को अगर हम डिस्कस करें, तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन एटम के लिए जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब हमारे पास एनर्जी का जो फॉर्मूला आया वो क्या था? -13.6 इंटू जेड स्क्र ओवर एन स्क्र इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए वैल्यूज निकालें, ठीक है, E1 का मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या वैल्यू आएगा? E2 का क्या वैल्यू आएगा? E3 का क्या वैल्यू आएगा? एंड E4 का क्या वैल्यू आएगा? ठीक है, क्या आप सभी को ये वैल्यूज याद है? आप सभी को ये वैल्यूज एज इट इज याद होनी चाहिए। ठीक है, आपको डिपेंड नहीं रहना कि आप कैलकुलेट करो। ठीक है, जैसे ही अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर हम n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। -13.6 बाय 4 कितना हो जाएगा हमारे पास? -3.4। यहाँ पे अगर हम 3 पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा -1.5। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.85। ठीक है, तो ये चार वैल्यूज आप लोग को क्या करनी है? याद रखनी है। ठीक है ना, ये चार वैल्यूज आप लोग को याद रखनी है। हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी कितना होता है? -13.6। सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी कितना होता है? -3.4। थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी होता है -1.5। ठीक है, और फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी कितना होता है? -0.85। ठीक है, ये वैल्यूज आपको काफी हेल्पफुल होंगी। ठीक है, कैसे हेल्पफुल होंगी? आप जो क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रिक से सॉल्व कर दोगे। ठीक है ना, आप चुटकियों में सॉल्व करोगे क्वेश्चन को। कैसे वो भी मैं बताऊंगा आपको। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मुझे बताना है आपको, हाइड्रोजन एटम का, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, सॉरी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 ड्रॉ किया, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 ड्रॉ किया मैंने, यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 ड्रॉ किया, यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 ड्रॉ किया,
यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 ड्रॉ किया, और यहाँ पे n इज इक्वल टू 6 ड्रॉ किया, और यहाँ पे हम इनफाइनाइट पे जा रहे हैं। ये यहाँ पे क्या है हमारे पास इनफाइनाइट, यहाँ पे एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है। क्यों? या अगर हम यहाँ पे n इनफाइनाइट कर देंगे, ठीक है, तो माइनस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो देखो, अगर कोई भी ट्रांजिशन ऊपर से नीचे होता है, ठीक है, जब भी कोई ट्रांजिशन ऊपर से, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर जंप करेगा ऊपर से नीचे तक, तो क्या होती है, हमें लाइन ड्रॉ होती है। मतलब अगर कोई भी पार्टिकल आके n इज इक्वल टू 1 पे आता है, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लाइन आती है उसको हम बोलते हैं लाइमन। n इज इक्वल टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आती है, बाल्मर। ठीक है, n इज इक्वल टू 3 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आती है हमारे पास, पास्टन। n इज इक्वल टू 4 के कॉरस्पॉन्डिंग आती है हमारे पास लाइमन, बाल्मर, पास्चर, ब्रैकेट। ठीक है, n इज इक्वल टू 5 के अकॉर्डिंग आती है हमारे पास पी फंड, और n इज इक्वल टू 6 के अकॉर्डिंग आती है हमारे पास हम्फ्री सीरीज, हम्फ्री। ठीक है ना, उसके बाद भी नाम होते हैं सीरीज के, ठीक है, बट वो हमें याद करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर कोई भी ट्रांजिशन, ठीक है, n इज इक्वल टू 2 पे हो रहा है, तो हम बोलेंगे उसको बाल्मर सीरीज। ठीक है ना, बाल्मर लाइन बेसिकली। अब देखो होगा क्या, क्या आप लोग को दिख रहा है कि हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है बेसिकली। जो हाइड्रोजन एटम है उसमें E1 और E2 के अंदर कितना ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है, E2 और E3 के अंदर काफी कम डिफरेंस है। फिर क्या है, कम डिफरेंस है, मतलब जैसे जैसे n का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, एनर्जी लेवल के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता जा रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, बट हाईएस्ट डिफरेंस कहाँ पे है, E1 और E2 पे। इसलिए मैंने जो देखिए, अब हमारे पास जो सबसे ज्यादा एनर्जी गैप है वो कौन सी ट्रांजिशन है, n इज इक्वल टू N2 पे। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो ये वाला गैप है सबसे ज्यादा है। तो अब क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, अब हमारे पास जो प्लैंक्स थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, h इंटू न्यू। ठीक है, इसको हम क्या लिख देते हैं, एच सी बाई लैम्डा। मतलब जितना ज्यादा एनर्जी होगा, जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना ही हमारे पास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, और उतना कम क्या होगा, लैम्डा होगा। ठीक है, लैम्डा क्या होता है हमारे पास, वेवलेंथ। ठीक है, लैम्डा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पेपर में पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इज ऑफ हाईएस्ट एनर्जी या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो आपको क्या देखना है, हाईएस्ट एनर्जी या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो ट्रांजिशन है वो कब होगा, जब दो ऑर्बिटल्स के बीच में, ठीक है, जब दो ऑर्बिट्स के बीच में क्या होगा, दो स्टेट्स के बीच में क्या होगा, मैक्सिमम डिफरेंस होगा। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर किसी भी ट्रांजिशन में n इज इक्वल टू 1 पे ट्रांजिशन हो रहा है, किसी भी ट्रांजिशन में n इज इक्वल टू 1 पे ट्रांजिशन हो रहा है, तो वो ट्रांजिशन मैक्सिमम एनर्जी का भी होगा और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का भी होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये गैप क्या है, काफी ज्यादा है। ठीक है ना, बाकी सारे गैप से, मतलब एक ट्रांजिशन हो रहा है n इज इक्वल टू 6 से n इज इक्वल टू 2, एक हो रहा है n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैंने दो ट्रांजिशन लिए, एक हो रहा है n इज इक्वल टू 6 से n इज इक्वल टू 2, एक हो रहा है n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1। तो मैक्सिमम जो एनर्जी का होगा, ठीक, कुछ बच्चे की देख लेंगे ये गैप सबसे ज्यादा है, तो इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी गैप हो रहा होगा और सबसे ज्यादा एनर्जी का भी यही ट्रांजिशन होगा। बट उनका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों, मैंने क्या बताया आपको, अगर n इज इक्वल टू 1 पे ट्रांजिशन हो रहा है तो वो क्या होगा, हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी का होगा। बट अगर आपसे पूछ लिया जाए एक n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1, एक n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1, तो इस केस में ये वाला जीत जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों ट्रांजिशन किस पे हो रहे हैं, n इज इक्वल टू 1 पे हो रहे हैं। तो कहने का मतलब इतना सा है कि अगर हमें मैक्सिमम एनर्जी की ट्रांजिशन देखनी है, मतलब मैक्सिमम एनर्जी की हो या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की हो, तो हम n इज इक्वल टू 1 वाले को पकड़ लेंगे। जिसमें n इज इक्वल टू 1 पे ट्रांजिशन हो रहा है वो क्या होगा, हमारा ऑटोमेटिकली फर्स्ट एनर्जी का ट्रांजिशन होगा। बट अगर एक से ज्यादा n इज इक्वल टू 1 पे ट्रांजिशन हो रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, गैप चेक करेंगे। ये कुछ टीचर्स आपको सीधा गैप बता देंगे, ठीक है, वहां से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आप डायरेक्टली ट्रिक को समझ रहे हो, बट अगर अच्छे से नहीं समझ रहे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसलिए ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, काफी सारा हमने थ्योरी पढ़ लिया और ट्रिक्स भी सीख लिए, क्या अब हम इन क्वेश्चंस पे अप्लाई कर पाते हैं वही देखना है अभी। चलिए ये वाले क्वेश्चन करते हैं पहले। ठीक है, आप लोग सॉल्व करें, ठीक है, वीडियो को पॉज कर ले और ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर ले। ठीक है, फिर हम इनको डिस्कस करते हैं। चलिए आप लोगों ने कर लिए होंगे, मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक, पहले क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक, फर्स्ट ऑर्बिटर के लिए जो रेडियस का वैल्यू दिया हमें, ठीक, रेडियस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, 0.529
इंटू जेड स्केयर, सॉरी एन स्केयर ओवर जेड, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब इसने किस में दे दिया, नैनोमीटर में दे दिया, तो ये 0.053 दे दिया इसने, ठीक है, क्योंकि इसने नैनोमीटर में दे दिया, मतलब इसने रेडियस के, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट के दे दिया। अब हमें पूछा किसके, थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम, ठीक है, थर्ड ऑर्बिट का क्या मतलब होगा, n इज इक्वल टू 3, तो इसको हमने सिंपली क्या मल्टीप्लाई कर देना इसके साथ, ठीक है, n की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 0.053, n की वैल्यू कितनी होगी 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और z की वैल्यू कितनी होती है, लिथियम के लिए 3 होती है, तो 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, 0.053 इंटू 3, ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.159, ये नैनोमीटर में हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। किन किन स्टूडेंट्स का सही था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, वेल एंड गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, रेडियस का रेशियो पूछा है R2 और R5 का, ठीक है। अब देखो लिथियम सेम है, ठीक है, हमें पता है रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर आता है, ठीक है, n स्क्वायर ओवर जेड ओवर n2 स्क्वायर ओवर जेड, ठीक है। तो अगर हम रेशियो निकालेंगे, ठीक है, मतलब इनके स्क्वायर्स का रेशियो आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर ओवर 5 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब 4:25 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था जो सबको आता होगा, ठीक है। नेक्स्ट वेलोसिटी के लिए पूछा है हमसे, ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2.18 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड इंटू जेड ओवर एन, ठीक है। बेरिलियम के लिए जेड कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। थर्ड एक्साइटेड स्टेट, जब भी आपको एक्साइटेड स्टेट बोल दिया, अगर थर्ड स्टेट बोल दिया तो n इज इक्वल टू 3, बट अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोल दिया तो हमने क्या लेना है, n इज इक्वल टू 4, ठीक है, फॉर थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ठीक, सिमिलरली बताओ, अगर आपको सेकंड एक्साइटेड स्टेट दे दिया तो n इज इक्वल टू 3, अगर आपको सिंपल सेकंड स्टेट बोल दिया तो n इज इक्वल टू 2, अगर आपको बोल दिया फोर्थ एक्साइटेड स्टेट तो n इज इक्वल टू 5, अगर आपको बोल दिया फोर्थ स्टेट तो n इज इक्वल टू 4, अगर आपको ग्राउंड स्टेट बोल दिया तो n इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और इसके लिए z भी 4, मतलब ये वाला फैक्टर तो कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड। देख लो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, तो ये 3/4 वाले तो ऑप्शन बन ही नहीं रहे किसी हिसाब से। ओके ओके, यहाँ पे इन्होंने किलोमीटर में दिया आंसर, ठीक है। आप देखो 1 किलोमीटर में 100 मीटर होते हैं, ठीक है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर में कितने आ जाएंगे 10⁻5 सेंटीमीटर आ जाएंगे, मतलब 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻5 क्या आ जाएंगे, किलोमीटर आ जाएंगे। तो इसको सिंपली हमने 10⁻⁻5 से क्या करना था, मल्टीप्लाई कर लेना था, और क्या ऑप्शन बन जाएगा हमारा 2.18 इंटू 10⁻3 किलोमीटर पर सेकंड, विच इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हाँ, ये वाले क्वेश्चन जो हमने ट्रिक्स पढ़ी थी इस क्वेश्चन के लिए पढ़ी थी, ठीक है। अब देखो इन्होंने पूछा है थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर, ठीक है, ये भी मैं बता देता हूँ कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है। थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर का कौन सी ट्रांजिशन देगी, ठीक है। देखो अब हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ ही लिया है, तो इसका ये वाला कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। अब ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6। अगर कोई भी ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 1 पे होता है तो उसको हम क्या बोलते थे, लाइमन, ये लिखो फटाफट, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफंड, हम्फ्री, ठीक है ना। ये सीरीज होती थी, ऊपर इनफाइनाइट तक चलता रहता था हमारे पास। अब अगर कोई ट्रांजिशन, ठीक है, अगर आपसे पूछे फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, तो फर्स्ट लाइन का क्या मतलब हो जाएगा, जब n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 पे ट्रांजिशन होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर, ठीक है, बाल्मर का क्या मतलब होता है, ठीक है, जब n इज इक्वल टू 2 पे ट्रांजिशन होगा, अगर 3 से 2 पे ट्रांजिशन हो रहा है तो हम बोलेंगे उसको फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर, अगर n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 पे, n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 2 पे ट्रांजिशन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर, ठीक है। ये क्या हो जाएगी फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर, ये क्या हो जाएगी सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर। ये थर्ड लाइन कब होगी हमारे पास, n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 2 पे। अगर आपसे पूछ लिया जाए विच इज फर्स्ट लाइन ऑफ, ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ पी फंड कब आएगी, ठीक है, पी फंड के लिए n इज इक्वल टू 5 होना चाहिए, तो एक ऊपर से ट्रांजैक्शन आ जाएगी फर्स्ट के लिए, तो n इज इक्वल टू 6 टू n इज इक्वल टू 5। अब उसने क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, उसने पूछा है, ठीक है, फर्स्ट थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर, ठीक है, यहाँ पे बाल्मर के लिए n इज इक्वल टू 2 आता है, सभी को पता है। थर्ड लाइन पूछा है, ठीक है, n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 पे एक पहली लाइन, n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 2 पे सेकंड लाइन, n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू
2 तक क्या आ जाएगी, थर्ड लाइन आ जाएगी। सिंपली आपको क्या करना है, बाल्मर के लिए n इज इक्वल 2 होता है, थर्ड लाइन पूछा है इसमें ऐड कर दो, ठीक है, 2 + 3 5, तो n इज इक्वल टू 5 से किस पे आ जाएगा ट्रांजिशन, n इज इक्वल टू 3, ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर, सॉरी n इज इक्वल टू 2 पे यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। दो ऑप्शन तो ये वाले तो वैसे ही कट गए थे, क्योंकि हमें पता है बाल्मर के लिए n इज इक्वल टू 2 पे आनी चाहिए। अगर थर्ड लाइन पूछा है तो 2 में 3 ऐड कर दो, तो n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 2 पे जो ट्रांजिशन होगा वो क्या होगा, हमारा थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर होगा, ठीक है। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, ऐसे रैंडम ले रहा हूँ, फिफ्थ लाइन ऑफ पास्ट टर्म जाना आप, फिफ्थ लाइन चलो आप बता देना, फिफ्थ लाइन ऑफ पास्ट टर्म, फिफ्थ लाइन ऑफ पास्ट टर्म, ठीक है, फिफ्थ लाइन ऑफ पास्ट टर्म, ठीक है, कौन सी ट्रांजिशन होगी, ठीक है। इसका जो कमेंट सेक्शन में आंसर देगा उसको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक मिलेगा स्पेशल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन द एनर्जी लेवल प्रोड्यूस द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोल दिया, या इसको आप समझो हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी, या इसको हम बोल सकते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की लाइन, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की लाइन, कौन सी लाइन होगी भाई, जिसके लिए n इज इक्वल टू 1 पे होगा, मतलब ये वाली तो कटी गई, ठीक है, n इज इक्वल 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब ज्यादा एनर्जी क्या आपकी इसमें, n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1, तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जिन्होंने मेरे ट्रिक्स पढ़े थे वो n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 3 में कंफ्यूज होते रहते, ठीक है, बट हमने तो समझ लिया ट्रिक पूरा, तो हमें क्या आ जाएगा, इसका एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा। द रेशियो ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइमन एंड बाल्मर सीरीज विल बी, ठीक है, देखो फॉर्मूला होता है एक हमारे पास एनर्जी का ही, ठीक है, अगर दो को कंपेयर, दो ट्रांजिशंस के लिए, ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है, रीडबर्ग इक्वेशन बोलते हैं हम इसको। अब देखो, ठीक है, द रेशियो ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी लाइमन, ठीक है, लाइमन के लिए n इज इक्वल टू 1 पे ट्रांजिशन होनी चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी पूछा तो n इज इक्वल टू 2 से होनी चाहिए, बाल्मर के लिए क्या होगी, n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 2 पे क्या होनी चाहिए, ट्रांजिशन होनी चाहिए। अब इन दोनों के जो रेशियो फ्रीक्वेंसीज का वो रेशियो है, ठीक है, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो हमने ये वाली रेशियो ही चेक करनी है। तो लाइमन के लिए कितना आ जाएगा, 1 ओवर, ठीक है, n1 किसका हो जाएगा, उसका 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर, ठीक है, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे 2 स्क्वायर, ठीक है, ओवर, ठीक है, ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, n1 होगा, ये n2 हो जाएगा हमारे पास, 1 ओवर 2 स्क्वायर माइनस 1 ओवर 3 स्क्वायर, ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 2 टू द 4, ठीक है, 4 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, तो ये कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा ना, और यहाँ से हमारे पास, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 9 × 36 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से 9 से अगर 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5, और यहाँ पे अगर काटी लग रहा है तो 4 एकम 4, 4 9 से 36, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 × 99 ओवर 5, ठीक 27/5, ठीक 27/5 इसका आंसर आ जाएगा, जो 5.4 ही बनता होगा, देख सकते हैं 5/5, ठीक है, 20, ठीक है, हाँ 5.4 ही बन रहे हैं, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, 5.4, ठीक है। आई होप सबने कर लिया होगा, हमने बस ये वाला फॉर्मूला पुट करना, ठीक है, n1 क्या होता है, लोअर ट्रांजिशन होता है, n2 क्या होता है, हायर ट्रांजिशन होता है। तो अगर हमें बस लाइंस का मतलब पता चाहिए, अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइन में लाइन पूछा है तो n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1, अगर बाल्मर की पूछा है n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2, बस उन्हीं रेशियोज का क्या करना था, हमने रेशियो लेना था। अब ये तो नोडल प्लेन वाले क्वेश्चन है, ठीक है, इसके रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है, क्वांटम नंबर क्या है, हाँ चलिए ये वाले क्वेश्चन बता दीजिए आप, ठीक है, ये आपके उसके अपने क्या बोलते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपके जो मेडिकल एग्जामिनेशंस होते हैं, ठीक है, इनको सॉल्व करें, मैं 1 मिनट पानी पी लूँ और आप इतने में ये क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे क्वेश्चंस, ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस हैव सेम वेवलेंथ एज बाल्मर सीरीज एज ट्रांजिशन फ्रॉम हीलियम प्लस टू आयन, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम हैव द सेम वेवलेंथ इन बाल्मर, ठीक है, देखो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, इसकी ट्रिक ही बताता हूँ आपको, ठीक है, सिंपल से ट्रिक है, अगर हमारे पास z इज इक्वल टू 1 है, z इज इक्वल टू 2 है, z इज इक्वल टू 3 है, अब जो रेशो हमारे पास n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू
n=4 से n=2 पे आएगा, किसके लिए हमारे पास हीलियम के लिए, वही इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब हीलियम 2 हो जाएगा, तो इसके लिए जो 4 से 2 है, इसके लिए क्या हो जाएगा 2 से 1 हो जाएगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा 6 से 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा समझ लो आप। ठीक है, ये तीनों हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन के लिए, ये हीलियम के लिए, ये लिथियम के लिए, इनका वैल्यू क्या आएगा, एनर्जी का भी सेम आएगा, तो वेवलेंथ का भी क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है ना, तो कैसे हम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला देखो आप, ये फॉर्मूले में क्या होता है एनर्जी के, z²/n²। ठीक है, ये वाला रेशियो हमेशा, ठीक है, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, z²/n²। अगर z=1 पुट करते हैं तो 1:1 बन सकता है, 2 पुट करते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा 4:4। मतलब ये वाला रेशियो इनका हमेशा फिक्स रहेगा। अगर अब हमें n=4 से n=2 दिया है, तो सेम रेशियो में क्या होगा, ये वाला चेंज होगा वैल्यू, सेम रेशियो में क्या होगा, ये वाला वैल्यू चेंज होगा। तो 4:2 में ले लो। ठीक है, आप ऐसे याद रखो, z=1, z=2, z=3, z=4, z=5। अगर हमें दे दिया z=2 के लिए ट्रांजिशन 4 से 2, तो इसके लिए जो 2 से 1 आएगी, इसके लिए जो 6 से 3 आएगी, इसके लिए जो 8 से 4 आएगी, इसके लिए जो 10 से 5 आएगी, ये ट्रांजिशंस क्या होंगी, सेम वेवलेंथ की। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ठीक है, ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको ये ट्रांजिशन दी होगी, ठीक है, ये वाली। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, वैल्यूज चेंज कर देनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर है, आपको एक क्वांटम नंबर दिया है और उसके लिए मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे ml फिक्स हो गया, तो वहां पे ऑर्बिटल फिक्स हो ही गया, तो उसमें एक ही ऑर्बिटल फिक्स होता है। अगर आपको ml का वैल्यू दे दिया, हर एक ऑर्बिटल का एक ml वैल्यू होता है, अगर आपको ml का वैल्यू दे दिया, दैट मीन्स वो एक ही ऑर्बिटल क्या होगा वहां पे पॉसिबल होगा। अगर आपको सिंपली पूछा जाता है n=3 और l=1 के लिए, तो कितने ऑर्बिटल्स आते, तो कितने आते, n=3, l=1, मतलब 3p ऑर्बिटल, तो हमारे पास कितने ऑर्बिटल आ जाते, 3p ऑर्बिटल आ जाते। इसमें एक का वैल्यू -1, 0, +1। ठीक है, तो +0 वाला तो ml+0 वाला तो एक ही ऑर्बिटल है, बट अगर हम इसे सिंपल n=3 और l=1 के लिए पूछने था, तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते, 3 होते। अगर इस क्वेश्चन में व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लेता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पूछ लेता, अब एक ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तब हमारा आंसर क्या आ जाता, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाता। ठीक है ना, ये इजी क्वेश्चन है, आप सभी ने कर लिया होगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग को ये जो वीडियो है काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ अमेजिंग वीडियोस। थैंक यू।